अप्रैल 2020 से जनवरी 2023 आ गया। लद्दाख में स्टेटस को एंटे की सिर्फ बातें होती रहीं और अब तो कहा जाने लगा है कि स्टेटस को ही बदल गया है। बीते दिनों में जब ऐसी रिपोर्ट्स आई कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के इलाके में ऐसी जगहों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जहां हमारी फौज कभी गश्त करने जाती थी, तो रिपोर्टर्स को अलार्मिस्ट कहा गया। पूछा गया कि आपको कैसे पता कि गश्त नहीं हो रही, आपको कैसे पता कि बफर पूरा हमारे इलाके में बना है। लेकिन अब एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और लद्दाख के एसएसपी पीडी नित्या ने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स इंस्पेक्टर जनरल्स में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 में अपनी मौजूदगी दर्ज अब वो नहीं करा पा रहा। पेट्रोल पॉइंट तक गश्त का जाना और जमीन पर अपना दावा जताना एक मजबूत तरीका है अपनी प्रेजेंस को वहां बताने का। पेट्रोल नहीं जा पा रही का अगला चरण यही होता है कि आप धीरे धीरे उस इलाके पर नियंत्रण खो दें। इसलिए रखवाले की इस किस्त में हमने दावत दी है लेह स्थित 14 कोर के जीओसी रहे लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा रिटायर्ड को। जनरल शर्मा ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबा वक्त बिताया है उनके 4 डिकेड्स के करियर में, और अब वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं। आप वीआईएफ में डिस्टिंग्विश्ड फेलो भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रखवाले में। धन्यवाद निखिल, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर, बहुत सारे लोग आपके जो राइटिंग्स होती हैं उनको पढ़ते रहते हैं। यू आर डिस्टिंग्विश्ड फेलो विद वीआईएफ। आपने फायर एंड फ्यूरी कोर जो है लेह में उसको कमांड भी किया हुआ है, इसीलिए हमने आपसे इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आने की दरख्वास्त की और आपने हमारा न्योता एक्सेप्ट भी कर लिया। सर, हम जाना चाहते हैं इस रिपोर्ट पे पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए हमारे व्यूअर्स को कि वो जो बातें सुनने वाले हैं वो किस संदर्भ में कही जा रही हैं। सर, फ्रॉम योर टाइम इन ले हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों को थोड़ा समझा के बताएं कि एग्जैक्टली पेट्रोलिंग होती कैसे है। उन्होंने सुना है कि देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जहां तक के फौजी जाते हैं, लेकिन जो हम पेट्रोल पॉइंट्स बोलते हैं वो क्या है और हमारे जो पेट्रोल्स जाते हैं उस दौरान होता क्या है। निखिल जी, मैं थोड़ा और एक कदम पीछे लेना चाहूंगा प्लीज। 1954 तक कोई बॉर्डर नहीं था। इस मैप को, हिंदुस्तान के मैप्स को 1954 तक अनडिमार्केटेड बॉर्डर दिखाया गया था, मतलब हेजी था, बॉर्डर ही नहीं था। इससे पहले 19th सेंचुरी में ब्रिटिश के कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने 2 तरह तरह की लाइनें बनाई थी। एक जॉनसन लाइन थी, एक मैकडोनाल्ड लाइन थी, दोनों अलग अलग लाइन थी। 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम जॉनसन लाइन को एक्सेप्ट करते हैं और मैकडोनाल्ड लाइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो 2 डिफरेंट परिभाषा थी और परिभाषाओं को 1954 में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया और एक बॉर्डर बनाया गया। उसके बाद 1959 में चाइना ने एक अपनी चाउन लाइन अपनी लाइन दी। उस लाइन में जो हमारी लाइन के विपरीत उन्होंने कहा कि ये जो अक्साई चीन का इलाका वो हमारा है और अरुणाचल प्रदेश का इलाका भी उन्होंने अपना जाहिर किया। सो 1959 में चाइना ने अपनी लाइन बताई जो हमने 1954 में बोला था उसके विपरीत थी। 62 में लड़ाई हुई। नाउ अगर आप देखा जाए उसके बाद 62 के बाद 67 में और 75 में 2 झड़पें हुई थी। 67 में लड़ाई हुई, उसमें काफी सिक्किम में जान माल की नुकसान हुआ। 1976 से लेके 1980 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और मैं मिलिट्री नहीं बोल रहा हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईस्टर्न लद्दाख के बॉर्डर को एक पेट्रोल पॉइंट्स बना के दिए मैप पे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए 1 से लेके 65 तक, जो चूमर के भी वेस्ट तक जाते हैं। चूमर के वेस्ट में भी एक पॉइंट है और जो फर्स्ट पॉइंट है वो काराकोरम के वेस्ट में जाता है। तो काराकोरम आई थिंक 2nd या 3rd पॉइंट बनता है, काराकोरम पास, और चूमर के वेस्ट तक पूरा तक एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 65 पेट्रोल पॉइंट लिख के दिए। बीच में थोड़े एक आध ऐड भी हुए, जैसे 17 अल्फा ऐड हो गया, तो इसमें एक आध पॉइंट जैसे 11, 12 अल्फा ऐड हो गया। तो ये कुछ पेट्रोल पॉइंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताए। ये नहीं बोला गया कि आप ये पेट्रोल पॉइंट्स में जाके पोस्ट एस्टैब्लिश करोगे। अगर आपको मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे ले जाता हूं पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो लाइन ऑफ कंट्रोल में जो मैप बनाए गए थे 1972 में, ये 29 मैप थे। 29 मैप पे जो 700 750 किलोमीटर का इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल का, एक इलाके को मार्क किया गया और उसको 19 मोज़ैक में कन्वर्ट किया गया। उसमें 2 लेफ्टिनेंट जनरल ने हर एक इलाके को इंच बाय इंच साइन किया
मतलब पूरा डिटेल में दिया गया, और उस इलाके को लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान की आर्मी और इंडियन आर्मी ने जाके पोस्ट आमने सामने एस्टेब्लिश किया। ये जो पेट्रोल पॉइंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनाए गए 1976 और 1980 के बीच में, इसमें ये क्लियरली कहा गया कि वहां पर आप पोस्ट नहीं एस्टैब्लिश करेंगे, उसको आप जाके टच करेंगे, पेट्रोल करेंगे, ताकि आपका पेट्रोल जाएगा वहां पे। और कितनी बार जाएंगे, कितनी ड्यूरेशन में जाएंगे, एक साल में कितने जाएंगे, कहां जाएंगे, ये सब एक मोडेलिटीज वेरियस हेडक्वार्टर ने, जैसे कोर हेडक्वार्टर ने या कमांड हेडक्वार्टर ने, आर्मी हेडक्वार्टर ने, या एमओ डायरेक्टरेट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कुछ ले डाउन कर दिए कि आप पेट्रोल पॉइंट फलाना इतनी बार जाएंगे महीने में या साल में या हफ्ते में। तो एक प्रोग्राम बनाया गया, एक इस हिसाब से एक पेट्रोल जो था वो उस इलाके को टच करता था। और ये भी कहना जरूरी समझता हूं कि ज्यादातर इंडियन आर्मी को वहां पर रखा ही नहीं गया। इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ 2010 तक, 2008-2010 के बाद में बढ़नी शुरू हुई। उसके बाद, उससे पहले वो सिर्फ थोड़े एक यूनिट हुआ करती थी और कुछ यूनिट चेंज और होते रहते थे, कुछ आईटीबीपी की पोस्ट थे। तो उसके पहले को हम उस हिसाब से सोचे तो वो पेट्रोल पॉइंट्स को टच करने की इतनी हमारी क्षमता भी नहीं थी। 2010 के बाद में जब, और ये एक चीज और कहना चाहूंगा, एक लिमिट ऑफ पेट्रोलिंग बनाया गया। मतलब इस इलाके के आगे आप आगे नहीं जा सकते। तो अगर पेट्रोल पॉइंट जैसे इस रिपोर्ट में दिया गया है 9, 10, 11, 12 अल्फा 13, वो एक लिमिट ऑफ पेट्रोलिंग बना दी गई, मतलब उसके आगे पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। तो काफी सारा हमारा इलाका जो 1954 के मैप में हमने अपने इलाके को दिखाया गया था, वो ये लिमिट ऑफ पेट्रोलिंग बनने के बाद में हमारे साथ हम उसमें जा ही नहीं पाए, बिकॉज उसमें एक लिमिट ऑफ पेट्रोलिंग बना दी गई। और हम वो इलाका, चाइनीज ने उसके बाद ये पेट्रोल पॉइंट बनने के बाद में उसमें, उस इलाके में, एक साइड चेन में, डेप्सांग बल्ज में काफी सारा डेप्सांग का इलाका पेट्रोल पॉइंट्स के बाहर है। उस पेट्रोल पॉइंट में उन्होंने अपने कैंप बनाए, अपने गैरिजन बनाए, छोटे छोटे रोड्स एंड ट्रैक्स बना दिए, कुछ रोटोडोम बना दिए। तो चाइना ने उस इलाके को तकरीबन अपना बना लिया। हम लोग 2019 तक या 20 के बिगनिंग तक इस इलाके को पेट्रोलिंग करते थे। मतलब एक, जैसे एक पेट्रोल पॉइंट आप बोले नंबर 3 है, काराकोरम पास है। काराकोरम पास में हम एक फिक्स ड्यूरेशन में जाते थे। काराकोरम पास के बेस तक गाड़ी जाती थी, वहां से लोग चढ़ के जाते थे, ऊपर जाके पेट्रोल देखते थे, अपनी मार्किंग करते थे, या वहां टच करके वापस आ जाते थे। ऐसे ही कहीं पेट्रोल पॉइंट पे रहने का कोई नहीं था। 1913 में जो ट्रीटी हुई, 1993 की ट्रीटी में पहली बार कहा गया कि एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगी। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ना किसी ने मार्क किया, ना किसी ने ग्राउंड में जाकर डिसाइड किया, ना कोई इसके बारे में आगे बढ़ सका। तो 1993 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिसाइड नहीं किया गया कि एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। वो आज भी हम अपने अंदेशे के मुताबिक, अपने प्लान के मुताबिक हमारा विचार है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हम बातचीत करते हैं। और उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ये पेट्रोल पॉइंट्स हैं। इस पेट्रोल पॉइंट्स की में हम जाकर रह नहीं सकते हैं, उसमें रहने का अंदेशा नहीं है। ये मैं बेस बनाना चाहता था। अब आपके सवाल के मुताबिक 2013 में चाइनीज पहली बार आए और अपने, जो हमने 1996 की हमारी ट्रीटी थी कि आपका अगर पेट्रोल जा रहा है एक पेट्रोल पॉइंट में और उनका भी पेट्रोल आ रहा है और वहां पे मुठभेड़ होती है, तो आप अपने अपने इलाके वापस चले जाएंगे, एक बैनर दिखाएंगे और चले जाएंगे। 2013 में पहली बार चाइनीज ने वहां पर डेप्सांग में आए और वापस जाना मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे। ये हुआ वाई जंक्शन के इलाके में, बॉटल नेक के इलाके में। और एक 22 दिन का वहां पर पहली बार एक ऐसा हुआ कि जिसमें चाइनीज ने जो ट्रीटी थी उसके विपरीत काम किया। मतलब जो हमारे प्रोटोकॉल बने थे, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बने थे,
उन्होंने विपरीत में जाके वो वापस नहीं गए। ऐसा ही एक 2014 में चूमर के इलाके में हुआ, जब वहां पे भी एक चूमर के इलाके में एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर दोनों फौजें आमने सामने आके बैठ गई और दोनों वापस नहीं गए, और थोड़ी बात आप डिस्कशन हुआ और बॉर्डर पे डिस्कशन हुआ। उसके बाद हमारी फौज अपने इलाके में आ गई, उनकी फौज चूमर से चेप्सी और ताशीगांग की तरफ चले गए। सो ये 2010 के बाद, खास करके 2013-2014 में ये फर्क पड़ना शुरू हो गया था। 2020 में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। और मैं फिर रिपीट करूंगा, हम पेट्रोल पॉइंट को टच करते थे, उसमें जाके मार्किंग करते थे। चारडिंगला नाम का पेट्रोलिंग पॉइंट है, उसके ऊपर जाके हम अपना मार्क करते थे, हम आए हैं, और वापस आ जाते थे। कितनी बार जाते थे साल में, ये सब लिखित में है कि आप इतनी बार जाएंगे, इतनी बार टच करेंगे, महीने में कितनी बार जाएंगे, ये सब डिसाइडेड है। सो निखिल जी, ये सब मैं बेस बनाना चाहता था कि 2020 में जो हुआ वो बिल्कुल हमारे प्रोटोकॉल्स और सीबीएम्स के अगेंस्ट था। और उसके बाद जो 17 राउंड हुए हैं और अब 25 राउंड डब्ल्यूएमसीसी के हो चुके हैं, उसमें ये जो बफर जोन है डिसाइड हुआ, जिसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। जनरल शर्मा, हम लोग अभी कुछ देर पहले एक नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से भी बात कर रहे थे, हम नाम नहीं देना चाहते हैं उनका। उन्होंने ये कहा कि इंडिया ने अपना स्टैंस चेंज किया 2007-8 के आसपास। चाइना स्टडी ग्रुप ने गवर्नमेंट को एडवाइस किया कि व्हाई डोंट यू बिल्ड सम रोड्स, स्पेशली वो डीबीओ के इलाके में, क्योंकि हमारा एक्सेस बहुत पुअर था। जैसे कि आपने भी कहा कि बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा बड़ा इलाका ऐसा था जहां तक के ट्रैक्स भी नहीं जाते थे, रोड्स आप छोड़ दीजिए, और बहुत लंबी ट्रैकिंग करनी पड़ती थी। उसके बाद हमने फिर पक्का रोड जिसको हम बोलते हैं उस पर काम शुरू किया, और उसके बाद चाइना सॉर्ट ऑफ नर्वस हुआ और उन लोगों ने आकर के जो LAC का इलाका है जहां पे दोनों पार्टीज के क्लेम क्लैश होते हैं, वहां जाकर के उन्होंने परमानेंट प्रेजेंस देना शुरू किया, हमारे पेट्रोल्स को ब्लॉक करना चालू किया। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग शुरू होती है 2007-8-10 के आसपास में, अब जो रोड्स पूरी होने लगी थी, उस वजह से ये क्लैश ज्यादा आगे बढ़ा, सॉर्ट ऑफ एक नई फॉरवर्ड पॉलिसी आ रही थी उस वजह से? मैं फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ईस्टर्न लद्दाख में हमारी फौज बहुत कम हुआ करती थी। उससे पहले फोकस सियाचिन की तरफ ज्यादा था, और ट्रूप्स जो पलटने आती थी वो सियाचिन ग्लेशियर में रोटेट करती थी। ईस्टर्न लद्दाख एक साल सियाचिन ग्लेशियर, और उनका फोकस इतना नहीं था। 2008-9-10 में हम लोगों ने डिसाइड किया कि ईस्टर्न लद्दाख में चाइनीज की पेट्रोलिंग बहुत बढ़ गई है और चाइनीज को भी रोकने की आवश्यकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने सही बोला, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में ईस्टर्न लद्दाख में बहुत मेजर थ्रस्ट शुरू हुआ, और हमारी जो पलटने थी, जो हमारी फौज थी, वो काफी तादाद में इस ईस्टर्न लद्दाख पे पहुंच गई, ताकि हम चाइनीज की जो ट्रांसग्रेशंस थे, जो इनकर्जन्स बढ़ रही थी, उनको रोकने के लिए हम लोग वहां पहुंच गए। ये ऐसा मौका है कि 2008 में जब वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तो चाइनीज को अपने पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि भाई हम तो बहुत उम्दा राष्ट्र बन गए, हम जो चाहे वो कर सके हैं। और उन्होंने ये साउथ चाइना सी में भी शुरू कर दिया, ताइवान के साथ 2 मुठभेड़ हो चुकी थी, और उन्होंने ईस्टर्न लद्दाख पे अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी। इस कारणवश हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना शुरू किया और अपनी फौज की भी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, मुस्तैदी बढ़ा दी, जगह जगह पे पलटने जानी शुरू हो गई। तो एक जो स्टैंड ऑफ थे नेचुरली बढ़ गए, बिकॉज अगर आप एक पलटन को, जहां पे एक कंपनी हुआ करती थी दौलत बेग ओल्डी में, वहां पे आपने एक पलटन भेज दी, तो वो पलटन जाके ज्यादा डोमिनेट कर सकी अपने इलाके को। पेट्रोलिंग का शेड्यूल बदल गए, ज्यादा पेट्रोल बढ़ गए, तो हम लोगों ने अपने जो लेट डाउन पेट्रोलिंग पॉइंट को ज्यादा डोमिनेट करना शुरू किया। ये तकरीबन लास्ट 10 साल की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं कहूं तो ज्यादा थ्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 2014 के बाद शुरू हुआ, ज्यादा थ्रस्ट जब डीबीओ की रोड को, जब डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पार्रिकर साहब हुआ करते थे, उन्होंने फोर्स किया कि डीबीओ की रोड को, दौलत बेग DSDBO रोड को आप शुरू कीजिए, और बाकी रोड्स में कुछ सिविलियन फर्म्स को लाया गया वहां पे रोड्स बनाने के लिए। तो एक ज्यादा थ्रस्ट जो है ये पिछले 7-8 साल में शुरू हुआ है। राइट सर, ओके सर, ये रिपोर्ट ये कहती है, आप एक बार उसका कॉन्टेक्स्ट दे चुके हैं कि पेट्रोल पॉइंट्स पे जाके हम वैसे भी रहते नहीं थे, वी यूज्ड टू हिट दोज पॉइंट्स।
अगर एक रिपोर्ट आई है जो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने ही कंपाइल की है, वो कहती है कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को आप हिट करते थे और 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को उसमें से आप अब नहीं जा पा रहे हैं वहां पे आपने, और उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया है कि एक लॉस ऑफ कंट्रोल उन्होंने कह दिया है। क्या आप इस फ्रेजोलॉजी जो है, जिस तरह से उन्होंने कम्युनिकेट किया है, उससे एग्री करते हैं कि अब हम क्योंकि वहां जा नहीं पा रहे हैं इसलिए एक इफेक्टिव, एक डिफैक्टो लैक ऑफ कंट्रोल तो हो ही गया उस इलाके पे आपका? हर भाषा को एक तरीके से कहा जा सकता है और उस तरीके को मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं जिस हिसाब से रिपोर्ट कही गई है। जो लिखने वाला आईपीएस ऑफिसर है वो वहीं पे पोस्टेड है, उनकी नॉलेज है, हम लोग रिटायर्ड हैं, हमारी नॉलेज यहाँ पर थोड़ी पुरानी हो सकती है, परंतु मैं इस रिपोर्ट को इस हिसाब से नहीं लेता हूं। पहली बात यह है कि जो हमने पेट्रोल पॉइंट्स ले डाउन किए थे, चाइनीज की जो टेरिटोरियल डिमांड्स थी 1959 के मुताबिक, वो पेट्रोलिंग पॉइंट्स को क्रॉस करके हमारे इलाके में हुआ करती थी। मतलब पेट्रोल पॉइंट की लाइन के आगे आकर वो पेट्रोल करते थे, हमारे वो पेट्रोल पॉइंट्स के हमारी तरफ आते थे। तो अगर हम बोले कि जैसे आपको पता है फिंगर 8 की बहुत बात हुई है, तो हम फिंगर 8 एक पेट्रोलिंग पॉइंट है, उसको हम टेस्ट करते थे, पर चाइनीज बोलते थे नहीं नहीं ये गलत है, पेट्रोल फिंगर 4 तक हमारा इलाका है, तो उसमें मुठभेड़ हुआ करती थी। तो अगर हम बोलते हैं कि एक पेट्रोलिंग पॉइंट 1 to 65 है, तो वो चाइनीज के पेट्रोलिंग पॉइंट नहीं है, वो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हमारी गवर्नमेंट ने ले डाउन किए थे। जो चाइनीज का कहना था, उनके मुताबिक उनका जो इलाका था वो काफी हमारे इलाके में हुआ करता था। सो वो बुर्ज से, जैसे हम 9, 10, 11, 11 अल्फा 12, 13 बोलते हैं, चाइनीज उस लाइन को क्रॉस करके काफी डिस्टेंस तक हमारे इलाके में पेट्रोलिंग, जो हम बोलते हैं हमारा इलाका, उसमें पेट्रोलिंग करते थे, जिसमें मुठभेड़ हुआ करती थी। सो ये कहना कि अगर हमने चाइनीज ने हमको आज डिनाई किया है क्योंकि कुछ बफर जोन्स बना दी गई हैं, तो चाइनीज को भी तो काफी डिनाई किया गया है इसी तरीके से। आधी बात कही जा रही है, पूरी बात नहीं कही जा रही है। अगर हम 9, 10, 11, 12 तक नहीं जा पा रहे हैं अभी बिकॉज ऑफ बफर जोन बना दी गई है, तो चाइनीज भी तो फिंगर 4 और बुर्ज से और जो उनका डिमांड इलाका है उसमें नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको जब एक रिपोर्ट पेश करनी है तो उस रिपोर्ट को इस हिसाब से पेश किया जाए ताकि जो पढ़ने वाला है वो पूरी बात समझ सके, आधी बात ना कही जा सके। राइट सर, एक रिपोर्ट का एक हिस्सा ये भी कहता है कि जो इस्लामिक स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी है चाइनीज़ की, जिसकी खूब चर्चा पहले रखवाले की भी अलग अलग एपिसोड्स में हो चुकी है, तो चाइनीज़ ने रेगुलरली हमको, वो इस बात के खिलाफ रहे हैं कि हम बफर में मूव करें और उसको वो अपना इलाका, अपना देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन बता देते हैं, और उसके बाद वो हमको फिर और बफर्स क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि जो आप बफर बना रहे हो उसको लेकर भी चाइना ने हमको और पुश किया और बफर के पीछे और बफर बनाने पे मजबूर किया है। क्या आप इस असेसमेंट से एग्री करते हैं? तकरीबन 5 बफर की बात की जा रही है। अभी 5 बफर बने हैं। एक बफर आप जानते हैं जिसके हम बोलते हैं राकी नाला के ऊपर, उसके बाद 15, 17 अल्फा फिंगर्स के इलाके में। सो ये 3-4 मेजर बफर्स हैं। बफर मतलब इस इलाके में ना हम पेट्रोलिंग करेंगे ना आप पेट्रोलिंग करेंगे। तो ये इलाका ना उनका हुआ ना हमारा हुआ, ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स के स्ट्राइड में है, मतलब हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट के इलाके में है। ये हो सकता है कि अगर हम सोचें राकी नाला के इलाके में अगर हम पेट्रोल पॉइंट अपने नहीं जा पा रहे हैं तो चाइनीज भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ये कहना कि अगर हम पेट्रोल पॉइंट को इलाका लूज हुआ तो हमारा कुछ लूज हुआ है, तो चाइनीज का भी कुछ काफी सारा लूज हुआ है। तो दोनों तरफ को वो जो एक झगड़ा, गुत्थम गुत्था की जो लड़ाई रोज होती थी, जो डंडे चलते थे, उसको बचाव के लिए ये एक टेम्पररी मॉरेटोरियम ऑन पेट्रोलिंग बनाया गया कि जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ चाइना मिल बैठकर बॉर्डर को डिसाइड नहीं करते हैं, ताकि उस इलाके में जहां पर गुत्थम गुत्था, जहां पे फिस्टिकअप होते थे, जहां चोटें लगती थी, गलवान जैसे आप जानते हैं, उस इलाके में पेट्रोलिंग दोनों ही नहीं करें। अब ये है कि हमारा चाइनीज पे से विश्वास उठ चुका है, विश्वास नहीं रहा, तो अब वो बफर को अगर आकर बीच में, बफर्स के बीच में आकर कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा ये आज प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हो सकता है गोली चल पड़े,
अगर ठीक है। चाइनीज उस बफर करें, बिकॉज हमारे रूल ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो चुके हैं, Right. और हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में अगर बफर है तो बफर है। सर, आपने ले में अपना काफ़ी टाइम बिताया अपने 40 साल के करियर में से, और आपने फिर फाइनली जाके उस कोर को भी कमांड किया था। इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि जो एक्सट्रीमली हार्श वहाँ का क्लाइमेट है, जो टेरेन की डिफ़िकल्टी है, टेरेन की रिमोटनेस है, वो जवानों के मोराल और मोटिवेशन को अफेक्ट कर रहा है। और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जैसे ही वहाँ पोस्टिंग आती है वैसे एक रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो जाता है डिप्लॉयमेंट का, और सारी यूनिटें जाना चाहती हैं वापस बैक टू द प्लेन्स। आपने वहां पे सर्व किया है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो वहां की डिफिकल्टी है, चाहे मौसम की हो चाहे टेरेन की हो, वो इतनी डोमिनेट करती है जवानों के मोराल को कि वो सोचते हैं कि कब कब लौटें? ये बिल्कुल गलत बात, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप देखें, हिंदुस्तान की फौज को वहां पर काम करने में और पीस स्टेशन में काम करने में, फील्ड में काम करने में हर जवान खुश रहता है। ये उसकी तमन्ना है कि मैं फील्ड में रहूं। ये आप किसी यूनिट में जाके देख लीजिए, आप तो जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, आप किसी यूनिट में जाके देखिए, ये जो बोलते हैं ना काउंट डाउन शुरू हो गया कि मेरा मीटर डाउन हो गया, मैं 2 साल बाद वापस जाऊंगा, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हम लोगों ने यूनिट्स कमांड करी है, ब्रिगेड डिवीजन पलटने देखी है, प्लेन्स की पलट, कोई ऐसा मेरे विचार में भी बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं कि हमारी फौज मीटर डाउन हो गया वहां से वापस आना चाहते हैं, नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। किसी को हमारी फौज की तौर तरीके पे इतने ध्यान से देखने की आवश्यकता है। हम लोग एक यूनिट की जो तौर तरतीब होती है वो एक यूनिट में रहने वाला समझ सकता है। ये जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर लोग सोचते हैं कि वो यूनिट जाना चाहती है, ये मेरे हिसाब से जाती होगी, और ये हिंदुस्तान की फौज के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, ये गलत है। सर, एक और चीज़ इस रिपोर्ट में, मतलब हमने तो प्रेस रिपोर्ट्स के हवाले से ही देखा, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2021 तक के जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन होता था वहाँ पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस के लोग हों, ये कार्यक्रम पास तक के, जो कि डीबीओ से 35 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ तक के चले जाते थे। लेकिन इसके बाद वहाँ पे आर्मी की कुछ चेक पोस्ट आई और उसके बाद ये मूवमेंट हो गया रिस्ट्रिक्ट। अब इस रिपोर्ट का एक दूसरा हिस्सा भी ये कहता है कि चाइनीज हमको ये फोर्स करके, उन्होंने हमको फोर्स किया ये एक्सेप्ट करने में कि हमारी जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो और जो हमारे सिविलियंस हैं वो, उन दोनों की प्रेजेंस वहां पे ईस्टर्न लद्दाख में थी नहीं, इसीलिए फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए एक ऐसी टेरिटरी के रूप में जो कि चाइनीज कंट्रोल में है या जिस पे चाइनीज क्लेम है। तो ये जो रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच है सो टू स्पीक आर्मी की, और जो असर्टिवनेस है, उस वजह से क्या कुछ इनफॉर्मल बफर्स बन गए, इस तरह की भी बात है? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर वहां प्रेजेंस ज्यादा होती तो वो ज्यादा नॉर्मल लगती चीजें? इसको विपरीत ढंग से पेश किया जा सकता है। कई जगह पे डेमचौक है, डेमचौक का इलाका इंडस वैली में 75 किलोमीटर है, चूमर गांव है। ये जो गांव है ये बॉर्डर पे बसे हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने बसे हैं। इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, आप डेमचौक पे पोस्ट पे खड़े हो, सामने आपको चाइनीज की पोस्ट मिलती है, सामने सामने हम देख सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, वहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का चलता है। कई इलाके ऐसे थे जैसे दौलत गोल्डी का इलाका है, वहां पे रोड ही नहीं थी। जब रोड ही नहीं थी तो या तो आप पहाड़ पार करके स्नो में जाइए, और या पे, और ना कोई वहां पे सिविल के कोई गांव थे, कभी भी नहीं थे। मैं पुरानी हिस्ट्री से बता सकता हूं, काफी समय से 4, 5, 6 डिकेड से जिसकी हम हिस्ट्री जानते हैं, कोई गांव दौलत बेग ओल्डी में नहीं था जहां पे लोग थे, और जहां पे गडरिए जाते थे वहां पे अभी भी जाते हैं। ये हो सकता है कि कुछ इलाकों में जो रीबोज हैं, जो वहां पे जो मवेशी चलाते हैं, वो लोग कुछ इलाके में, शायद चाइनीज इलाके में जाते होंगे पहले अपने जानवरों को लेकर। वो आजकल नहीं है, बिकॉज चाइनीज के साथ एक द्वंद्व युद्ध चल रहा है। अगर वो हमारे लोगों को पकड़ के अपने पास रख लें तो उसके बाद क्या जवाब करेंगे? उसके बाद फिर वो तरीका बनेगा कि उसको निकाला जाए वहां से। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अब चूंकि रोड्स बन चुकी हैं और रोड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हमको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि हमारे गांव बॉर्डर्स में जाकर बच सकें, ताकि हमारे
इलाके को हमारे ही लोग जो वहां को बिलोंग करते हैं वहां के जाके रहे, उनको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, स्कूल मिले, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिले, उनको कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ताकि लोग जाके बच सके। इससे पहले तो कोई रोड ही नहीं थे, कोई जाने का तरीका, नदी, अब श्योक नदी को पार कैसे करोगे जब उसको पार करने का तरीका ही नहीं था। अब ब्रिज बना है 2019 में, जब रक्षा मंत्री जी ने उसको ब्रिज को इनॉग्रेट किया, अब वहां पे जाया जा सकता है। तो जब जाने का तरीका ही नहीं था तो कैसे जाते थे। अब आज की डेट में ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है और हमको इस विषय में विचार करने की आवश्यकता है, कैसे हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें ताकि सोशली भी उन जो लोग वहां जाना चाहे, रहना चाहे, अपने जानवरों के साथ और वहां रहना चाहे, उसका हम फायदा उठा सकें। हाँ, मतलब मेरी ग्रेजिंग राइट्स वाली बात आपसे हम अलग से पूछने भी वाले थे, क्योंकि भारत और चीन के बीच में एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो भी डिस्कस होना है या जिस भी चीज को विवादित माना जाता है वो अनपॉपुलेटेड एरियाज ही डिस्कस होंगे। जब भी कोई फैसला होगा, पॉपुलेटेड एरियाज को एक्सचेंज नहीं करने वाले हैं दोनों मुल्क की। एक सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पहले से ही है, इसलिए पॉपुलेटेड एरियाज में कुछ होता भी नहीं है। जो जगह खाली पड़ी होती है, जहां पे सिर्फ फौज होती है, वहीं पे सारी चीजें होती हैं। इसीलिए मैटर करता है कि हमारे जो ग्रेजिंग राइट्स हैं वो बने रहें और विद टाइम बढ़े भी, जैसा कि चाइनीज ने किया है। वो काफी अग्रेसिव स्टांस के साथ में अपने मवेशी चराने आते हैं, उनके साथ में उनके फौज के लोग भी आते हैं। सर, हम अब इस रखवाले के किस को कंक्लूड करने की तरफ जा रहे हैं। हमें समझना चाहते हैं कि जब हमने इस चीज़ को अब देख लिया है और एक रिपोर्ट भी है कि जो आपके इतने पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट आधे जो हैं वहाँ पे आप फॉर वॉट एवर रीज़न आप नहीं जा रहे हैं। मतलब उसमें एक हिस्सा है जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है जिसको हमने मेंशन कर दिया, और उसका एक कॉन्टेक्स्ट आपने दे दिया जी कि पहले भी ऐसा नहीं है कि हम सारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स को रेगुलरली हिट कर ही रहे थे। वो सच्चाई से थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उतना वाइट एंड ब्लैक नहीं है कि ये सारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स आपके ही थे तो आप नहीं जा सकते सबके ऊपर। हमें जानना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान को, दोनों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी और जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको भी, और जो चाइना स्टडी ग्रुप है स्पेशली उसको, एक रियलिटी चेक की ज़रूरत है कि हम जो हमारा पेट्रोल पॉइंट्स का जो पूरा आइडिया है या जिस भी तरह से हम एलएसी पे अपना जो दावा है वो जताते हैं, उस पर एक रीथिंक कर लें। 2023 की रियलिटीज में दोबारा एक बार सोच लें कि हमको कहां तक पेट्रोल करना है, कैसे पेट्रोल करना है, वहां से कुछ होता है तो क्या होगा। क्या इसकी आपको जरूरत लगती है? कठिन सवाल है। पहली बात मैं बताऊंगा कि 2005 में जो हमारी ट्रीटी हुई थी उसमें पॉपुलेटेड एरियाज का जिक्र आया था। उसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट में कि पॉपुलेटेड एरियाज विल नॉट बी डिस्कस्ड, पर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को छोड़ा नहीं। अरुणाचल प्रदेश हमारा पॉपुलेटेड एरिया है। आज भी वो पॉपुलेटेड एरियाज को अपने मैप में दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि उनके इलाके में है। सो कहना कि ट्रीटी है उसके बावजूद भी पॉपुलेटेड एरियाज को क्यों दिखाते हैं अपने इलाके में? तो चाइनीज दोगले लोग हैं इस मामले में, और उनका डबल स्पीक होता है। तो जो वो एक बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं उसका दूसरी बात है। दूसरी बात, हम हर पेट्रोल पॉइंट को विजिट करते थे, उसका शेड्यूल था। किसी पेट्रोल पॉइंट को 10 बार हफ्ते में, महीने में, किसी को एक सीजन में 2 बार, मतलब 6 महीने में 2 बार। डिपेंड करता है वो पेट्रोल पॉइंट कितना कठिन है, उसको जाने का तरीका क्या है और किस। सो हर पेट्रोल पॉइंट को हर साल में टच किया जाता था, और उसका कितनी बार टच किया जाए इसका एक प्लान बना हुआ है, पेट्रोलिंग प्रोग्राम है। राइट। तीसरी बात है कि अब मैं आपके जो सवाल का जवाब दूंगा, ये जो बफर जोन है जिसमें हमको डिनाई किया गया है, हम पेट्रोलिंग पॉइंट ना हम टच कर सकते हैं ना चाइनीज टच कर सकते हैं, वो एक टेम्पररी मॉरेटोरियम है पेट्रोलिंग का। वर्ड इज टेम्पररी, हम बफर इस्तेमाल करते हैं। एक टेम्पररी एक चीज है जिसके मुताबिक गुत्थम गुत्था की लड़ाई ना हो, ना आप उधर जाएं ना हम इधर आए, और हम दोनों वहां पर एक इलाका छोड़ दें ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो सके, ताकि लड़ाई बढ़ ना सके। सो ये टेम्पररी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन होगा ना। तो जो आपका मुद्दा था, जो आपका सवाल था कि इस पर रीथिंक की आवश्यकता है, तो ये बफर जोन के नॉमेनक्लेचर में बता दिया गया है कि ये टेम्पररी मॉरेटोरियम पेट्रोलिंग का है। इसको कभी तो परमानेंट करने की आवश्यकता है। आज हमको ये आवश्यकता है कि जितनी जल्दी हो सके इस बॉर्डर को डिमार्केट किया जाए, इस बॉर्डर को डिलिनेट किया जाए, ताकि ये एक बात खत्म हो
जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बात इस तरीके से सुधर नहीं सकती है। बॉर्डर को डिमार्केट करना और डिलिनेट करना आज की इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि चाइनीज की जो ज्यादा फौजें इस वक्त ईस्ट तिब्बत में और सिंकियांग में बॉर्डर के नजदीक बैठी है, उसको डीएस्केलेट करने की आवश्यकता है। हमको ये चाइनीज के साथ बातचीत करनी चाहिए कि आप अपनी फौजें जो आप सिंकियांग से लेके आए थे और जगह जगह से लेके आए, इसको विड्रॉ कीजिए, पीछे कीजिए। जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और जो अपनी फौजें अपने हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक रखते हैं, वो एक थ्रेटेन बीइंग है। इस कारण से हमको भी उसका मैचिंग रिस्पॉन्स करने की आवश्यकता पड़ी है और हम कर रहे हैं। मतलब जनरल, हमने बस इसलिए ये पूछा था क्योंकि जो डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर है वो तो अभी 75 साल हो गए हैं, वो हो नहीं पाया है अभी तक के। वो अभी एक प्रोसेस है जो कुछ और डेकेड्स चलेगा। पता नहीं हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे कि वो कब चीन एग्री करेगा कि भाई आपकी बॉर्डर यहां तक है, कब हम एग्री करेंगे। और क्योंकि उसमें दो में से किसी एक पार्टी को एरिया सरेंडर करना ही है, तो वो दोनों की अपनी लोकल पॉलिटिक्स भी है, इसलिए वो बहुत जल्दी नहीं होगा। हम ये जानना चाह रहे थे कि जब तक ये चीज चल रही है तब तक जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है हमारा, क्योंकि आर्मी तो जो इंटेंट है गवर्नमेंट का उसको एक्सरसाइज करने का एक टूल है। ये तो हम पूरे नेशनल सिक्योरिटी के पूरे स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं कि हम जिस तरह से एलएसी को इमेजिन करते हैं कि जहां तक जिस इलाके को हम अपना कहते हैं, क्या उसमें एक रीथिंक की जरूरत है। और जिसको हम जिस तरह हैंडल करते हैं, जहां तक कि हम पेट्रोल करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि 2009-8 तक के बहुत ज्यादा फौज भी नहीं थी, बहुत सारी हमारी एक्टिविटी भी नहीं थी, और फाइनली चाइनीज ने यही चीज हमको लिख के बताई भी मीटिंग्स में कि आप तो आते ही नहीं थे वहां तक के। तो इसीलिए एक हमको एक ज्यादा एक क्लियर आइडिया चाहिए कि हमारा इलाका कहां तक के है और हम उसको हैंडल कैसे करेंगे, हम कहां तक पेट्रोल करेंगे, कहां तक हम नहीं पेट्रोल करेंगे। उस संदर्भ में हमने एक रीथिंक की बात की थी। जनरल, आपने अभी देख लिया है कि 2 सालों में जो हमारा फेस ऑफ है लद्दाख के साथ में, वो कैसे चला और वो कैसे जाकर के कैसे वो लाइन सॉर्ट ऑफ सॉलिडिफाई हुई। आपने कहा कि बफर्स अभी टेम्पररी हैं, बाद में हमको पता चलेगा कि उनका क्या होगा, लेकिन कई हलकों से कई एक्सपर्ट्स ने, कई वेटरन्स हैं उसमें, कई जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जो स्टेटस को एंटे की आप बात कर रहे थे वो नहीं होने वाला, बिकॉज द स्टेटस को हैज चेंज्ड। आपको क्या लगता है? ये इसमें मजबूत बात यह है कि चाइनीज एंड स्टेट क्या चाहते थे, जो उन्होंने 2020 में किया है। उनका एंड गेम क्या था? क्या उनको इस बॉर्डर को फिक्सेट करना था? हो सकता है चाइनीज का अभी जो हर बंदा बोलता है, ये अपनी एनालिसिस बोल रहा है, किसी को पता नहीं है चाइनीज के दिमाग में क्या था। चाइनीज ने बताया तो है नहीं उनके दिमाग में क्या था। हो सकता है कि चाइनीज के दिमाग में ये हो कि हम जो लैंड बॉर्डर है उसको फिक्सेट कर दें, फिनिश कर दें, जो हमको इलाका चाहिए वहां जाके अपनी फौज बिठा दें, बफर क्रिएट कर दें और उनको बोले भी खत्म हुआ, आप ना आगे आ सकते हो ना पीछे आ सकते हो। ये हो सकता है उनका हो। ये भी हो सकता है कि वो चाइनीज हमारे इकोनॉमिक, नेशनल, इंटरनेशनल स्टैंडिंग के नाराज थे, उस कारण से हमारा पोटेंशियल ना बढ़ सके। उन्होंने चाइनीज ने कोशिश करी कि हमारे बॉर्डर को टेंस रखा जाए ताकि हमारी फौज और हमारी गवर्नमेंट और लोग उसमें बंधे रहें। सो उनका जो इंटेंशन है वो कौन जानता है। उनकी इंटेंशन एनालिसिस हम अपनी एनालिसिस करते हैं। मेरे विचार में चाइनीज ने जो इलाका इस वक्त अक्साई चीन के जहां पे उन्होंने ब्लॉकेट किया है, वो हो सकता है उनकी मंशा हो कि यहां पे ब्लॉकेट करके खत्म करें ताकि इसके बाद ना कर सकें। बट यांगसे में आ गए हैं तो चाइनीज के ऊपर विश्वास कर सकता है? कौन विश्वास कर सकता है कल क्या होगा? कल वो हो सकता है बफर तोड़ के आगे आ जाए, जिस बफर को किया है। तो हमको तो विश्वास नहीं है। और मैं आखिर में ये भी कहना चाहूंगा कि अभी वो सिचुएशन बदल गई है जो 2020 से पहले थी। अभी जहां पर हमारा आइडिया है कि चाइनीज आ सकते हैं, वहां पे हमारा होल्डिंग और पेट्रोलिंग और मेरे हिसाब से जो है वो काफी सुदृढ़ हो चुका है। और चाइनीज का कहना अभी आके किसी और इलाके में बैठ जाएंगे, इट विल नॉट बी सिंपल। वो जो जिस प्लान के मुताबिक हम 1980 से चल रहे थे, वो हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान 2023 में नहीं है। ईस्टर्न लद्दाख में हमारा पोस्चर बहुत बदल चुका है और वो बदलने का रीजन यही था कि बिकॉज हमको एक ट्रस्ट डेफिसिट है, हमको विश्वास नहीं है चाइनीज कल क्या करेंगे। इस कारण से हम लोगों ने जहां तक हो सके बॉर्डर को सुदृढ़ कर दिया है।
चलिए, हम उम्मीद करते हैं जनरल की जो हमारे कदम उठाए गए हैं, जो भी कार्रवाई फौज LAC पे कर रही है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको आने वाले समय में देखने को मिले। हम बिल्कुल ये कहेंगे कि दोनों पार्टीज किसी भी तरह की हॉस्टिलिटीज़ में एंगेज ना करें। जीवन बहुमूल्य है हर किसी का, और लॉस ऑफ लाइफ ना हो। ये सारी चीज़ें जितना संभव हो सके बातचीत के टेबल पे बैठ के डिस्कस हो जाएं, उसमें से नतीजा निकल आए। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल शर्मा हमसे बात करने के लिए। इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने दिल ऑन टॉप की इस खास पेशकश को वक्त दिया। हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से और पर्सनली मैं अपनी तरफ से भी ये आपसे कहता हूँ, थैंक यू फॉर योर सर्विस सर। और जो आपने रखवाले को टाइम दिया है उसके लिए एक छोटा सा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा रखवाले की ये किस्त आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो कैसी, क्यों, और बुरी लगी तो इसमें किस तरह के सुधार की गुंजाइश है। हम आपसे अगले किस्तों में भी मिलते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए दिल ऑन टॉप। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए दिल ऑन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।